नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस विशेष कार्यक्रम की। आपको बता दूं, देश की राजनीति में आज सत्ताधारी सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लगभग 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। देश विदेश में खबरों की जगत में जहां केवल संसद की ही खबर चल रही है, सांसदों की खबर चल रही है, वहीं ये खबर कम है कि संसद के अंदर क्या चल रहा है। तो पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में जहां मामला माननीय उपराष्ट्रपति के मजाक का भी है और संसद में हुए हमले का भी है, वो जो हमला वहां पर हुआ था उसकी भी चर्चा है। लेकिन इसी बीच संसद में 3 ऐसे कानून बिल पास हो चुके हैं लोकसभा में जो शायद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का साक्षी होंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो जाएंगे। तीनों कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 है। इन तीनों बिलों को लोकसभा में आपको बताएं 11 अगस्त को मॉनसून सेशन के दौरान इसको प्रस्तुत किया गया था। फिर कमेटी से इस पर सुझाव लिए गए थे और फिर इस पर रिपोर्ट आई 10 नवंबर को। अब ये लोकसभा में पास हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बता दूं, इन तीनों कानूनों से अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून जिनमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं, उनको बदल दिया गया है। अब आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड बदल गया है, कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता, और साथ ही साथ सीआरपीसी अब बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट अब बन गया है भारतीय सुरक्षा बिल 2023। यहां पर मुख्य बिंदुओं में से यह भी है कि मॉब लिंचिंग में अब मौत की सजा का प्रावधान है और नाबालिग से रेप में भी मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर अपनी पहचान छुपा के किसी को धोखा देते हैं, शादी का झांसा देते हैं, तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। क्या है पूरा मामला, पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को मेहमानों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को राजद्रोह और आतंकवाद का जिक्र कर विपक्षी दलों पर हमला किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि इन्होंने राजद्रोह का फायदा उठाया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह अंग्रेज लेकर के आए थे और इस कारण हमारे स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में बंद रहे। अमित शाह ने इस संबंध में कहा कि इसके तहत गांधी, तिलक महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते सालों तक जेल में बंद रहे। विपक्ष में रहते हुए ये राजद्रोह का विरोध तो करते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए इसका दुरुपयोग किया। अमित शाह किसी का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहे कि अगर मन इटली का है तो ये कानून कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मन यहाँ का है यानी कि भारत का है तो समझ आ जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, अब मानव सुरक्षा, देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजद्रोह की धारा 124A को पूरी तरह समाप्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि देश के संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। इस कारण हम लोग देशद्रोह की धारा लाए हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून 124C में लिखा था कि सरकार के खिलाफ की गई बात, हम जो इसकी जगह 152 धारा लेकर के आए हैं, इसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। इस दौरान अमित शाह ने ये कहकर विपक्ष पर कटाक्ष किया कि अगर मन इटली का हो तो ये कानून कभी समझ नहीं आएगा। तो 3 महत्वपूर्ण बिलों की जहां बात की जा रही है, लोकसभा में ये पास हो चुके हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्या अंग्रेजों के समय के वो कानून जो आज भी चल रहे थे उनमें बदलाव की ये कोशिश सरकार के द्वारा की गई है और लोकसभा में ये पास भी हो चुका है। राज्यसभा में यह बिल है, ये कभी भी पास हो सकता है, हुई भी हो सकता है कि चर्चा के दौरान इस पर कोई खबर बड़ी आ जाए। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और इस पर हम चर्चा करें, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान इस बिल के जरिए, इस बनने वाले कानून के जरिए
जरिए जैसे ही ये पास होता है राज्यसभा में फिर आगे जाता है पास होने के लिए। इस पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से, कितना फायदा कितना नुकसान, किसको हित किसको अहित, अगर इस तरीके से देखा जाए उसको समझना है तो सभी का मैं स्वागत करता हूं। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, वो हमारे साथ हैं। अश्विनी शाही जी भाजपा के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। विनय मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और रमजान चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं वो बताएंगे अपनी प्रतिक्रिया, उस पर देंगे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। शुरुआत करते हैं यहां पर मामले को समझने से। संदीप मिश्रा जी, महत्वपूर्ण यहां पर बिल जो है वो पास हो चुके हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, कितना महत्व इनका होगा और ये अंग्रेजों के वो काले कानूनों से मुक्ति के पथ पर क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? और कितना बदलाव, खासतौर पर अगर देशद्रोह की बात की जाए, मॉब लिंचिंग की बात की जाए, इन विषयों को अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सकें तो। जैसे कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं जो एक कहते हैं कि आम आदमी के कंसाइंस को झकझोर देती थी। दूसरी बात, एक रोड एक्सीडेंट में जो घटनाएं होती थी, जैसे कि कोई इरादा नहीं होता था एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने का, लेकिन उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। तो ऐसे मामलों को दोनों में अंतर किया गया है। बहुत सारी चीजों को जो रोजमर्रा की चीजें आती थी लोगों में, जी, रोजमर्रा की चीजें लोगों के जीवन में आती थी और उसको जो है एड्रेस किया गया है। और इससे एक सबसे बड़ी चीज हुई है, देशद्रोह के कानून को खत्म किया गया। वह कानून जिसके चलते जो है अंग्रेजों ने हम लोगों पे अपना राज स्थापित किया, या ये कहें बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को फांसी की सजा उन्होंने दी, या ये कहें कि दुरुपयोग किया उस कानून का, वो कानून आज तक जीवित रहना जो है कहीं न कहीं हमारे संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह था, हमारे संप्रभु कानून बनाने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह था। क्योंकि अगर हम उन कानूनों को खत्म नहीं करते हैं या फिर अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार एक ऐसा कानून जो भारत को दृष्टिकोण रख करके बनाया गया हो, ऐसे कानून की आवश्यकता है, तो शायद यह कानून जो है और राष्ट्रवाद तीनों चीजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और शायद इसीलिए जो शब्द कहा गया है कि आप भारत सरकार की आलोचना करिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको पूरी आजादी है, लेकिन जहां बात आएगी भारत की आलोचना की, वहां पर देश का कानून आपके रास्ते में आएगा। और आपकी जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाबा साहब के कानून में दी गई है, संविधान में दी गई है, उसी संविधान से ही शक्ति ली गई है कि किन परिस्थितियों में आपकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीनी भी जा सकती है। तो उस विचार अभिव्यक्ति को छीने जाने के जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको इस दंड संहिता या कहीं न्याय संहिता में जो है पुनर्स्थापित किया गया है। और ऐसे में वे व्यक्ति जो कहते हैं कि विरोध के नाम पे विरोध करते हुए कब सरकार के विरोध से देश के विरोध पर चले आते हैं, उन लोगों के लिए जो है एक नजीर साबित होगा और शायद वह देश के विरोध करने से जो है थोड़ा बचेंगे या बाज आएंगे। ठीक है जी। विनय मिश्रा जी, अब ये कानून जो है प्रस्ताव इनका सामने आ चुका है, इनको पास करा लिया गया है, ठीक है, अब एक दो चरण और बाकी हैं, फिर ये कानून बन जाएंगे। लेकिन ये सवाल कांग्रेस से भी है, क्या आप इन बिलों का, इन जो लॉ बन जाएंगे, इनका आप स्वागत करते हैं? क्या आप भी सहमत हैं कि भाई राजद्रोह हट गया, देशद्रोह कानून अगर आ गया, क्योंकि ब्रिटिश राज तो नहीं है, अब सरकार तो भारतीयों की है, भारत की है। अब आप क्या इस सभी जो कुछ चल रहा है लोकसभा में उससे खुश हैं? निलंबन का तो मामला चलो सामने, हमने उसका जिक्र कर ही दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बिल पास हुए, आपकी क्या राय? देखिए, इतना महत्वपूर्ण बिल है और इस महत्वपूर्ण बिल पे कितना अच्छा होता कि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बारे में ज्यादा बढ़ती कि संसद के सभी सदस्य इस बिल पर अपनी चर्चा करते हैं। कुछ पक्ष में होते, कुछ विपक्ष में होते, एक कितनी अच्छी साफ सुथरी बहस देखने को मिलती है अगर संसद के सभी सदस्य संसद में होते और इस बिल को पेश किया जाता। ये संसद के सदस्यों के ना रहने पर जिस तरह इस बिल को पेश किया गया है, और बिल में कुछ नया नहीं लाया गया, आपने देखा धाराओं को केवल बदल दिया गया है। 302 की जगह आपने 100, जो भी धाराओं का केवल नाम बदलने से आप ये सोच रहे हैं कि कानून बदल जाएंगे। अरे कानून का इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये अगर लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बीच में इस बिल को लाया जाता तो शायद ये ज्यादा बेहतर होता। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज
इन बिलों को लाकर अपनी पीठ थपथपाने का जो काम कर रही है। लेकिन इसके पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इन आईपीसी सीआरपीसी के नियमों को, कानून को धज्जियां उड़ाने में बाज नहीं आते। आपने देखा कि किस तरह से एक सांसद बेटियों पर अत्याचार करता है और उसको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। विनय मिश्रा जी, तो आप कह रहे हैं कि जो बिल है उस पर चर्चा नहीं की गई। वो बिल तो काफी समय से पेश हो गए थे, उस स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजा गया, उस पर सभी ने विचार विमर्श किया, उसके बाद ही तो ये फाइनली इस बिल को लाया गया है, इनको पास कराया गया है और सरकार के पास तो बहुमत है। बिल तो वैसे भी वो पास करा लेगी, लेकिन चर्चा का मौका तो सभी को दिया। नहीं, आप बस ये बताइए, क्या आप इस बात से खुश हैं कि ये इस तरीके के बिल जो पास हुए हैं, अंग्रेजों के काले कानून, ब्रिटिश राज, वो हम पर राज करना चाहते थे, उनके तमाम कानून हमारे अगेंस्ट में थे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है विनय जी? ये भारतीय जनता पार्टी अभी तो चुनी नहीं गई ना, अभी उनकी सरकार बनी है। ये दूसरा कार्यकाल मोदी जी का खत्म होने वाला है। अब याद आई है उन्हें अंग्रेजों के काले कानून की। ठीक है, अगर ये पहली बार नहीं कर लेते तो शायद समझ में आता। अब ये तो सरकार खत्म होने का टाइम बचा है, केवल 2-3 महीने बचे हैं और अब ये वाहवाही लूटना चाह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो ये कहां तक सही है? ठीक है, इसकी टाइमिंग पर सवाल अश्विनी शाही जी। ठीक है, काम अच्छा किया, लेकिन टाइमिंग की बात यहां पर उठा दिया, प्रश्न चिन्ह उस पर उठा दिया। स्वागत इस बात का किया जा रहा है कि आप ब्रिटिश राज के कानूनों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भारतीय संहिता के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, वो बेहतर है, लेकिन टाइमिंग क्यों? क्या चुनाव इसका कारण था? यह सवाल है विपक्ष का। शिवम जी, देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल पेश किया वो बहुत ही स्वागत योग्य है और हिंदुस्तान का ये हमारा कानून है, इसको अब हम गर्व से कह सकते हैं, ये हमारा कानून है। अभी तक हम ब्रिटिश कानून को लेकर चलते थे, चाहे वो जो भी आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, ये हम लेकर चलते थे, उसमें काफी विसंगतियां थी और 1860 के बने हुए कानून पर हम इम्प्लीमेंट करते थे, क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए टाइमिंग सवाल उठाने का, विनय भाई जो सवाल कर रहे हैं इनके सवाल में भी हिचकिचाहट है। ये खुलकर तारीफ तो कर नहीं सकते, खुलकर तारीफ तो कर नहीं सकते, इसलिए इनको देखिए, नहीं, अब थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए विनय जी। अब देखिए, अब बीच में जो है विचलन थोड़ा सा ना हो। ठीक है विनय जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। आपका मतलब विनय मिश्रा से नहीं है, आपका मतलब कांग्रेस से है मेरा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो ये चीजें हम लेकर चल रहे थे, अभी मॉब लिंचिंग को ही आप ले लीजिए, मॉब लिंचिंग में अब मौत तक की, फांसी तक की सजा की, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें बहुत सी चीजें होती थी। एक और छोटा सा विषय, छोटे छोटे विषय का ध्यान रखा गया, मानसिक विक्षिप्तता। संदीप जी इस बारे में ज्यादा बताएंगे। बहुत से इसको लाभ प्रभाव से छूट जाया करते थे, लेकिन उसको भी हम इसमें जो है लेकर आए हैं कि वो एक बीमारी है, वो ऐसा नहीं है कि वो मानसिक वेग छूट जाएगा। इसमें महिलाओं के प्रति शोषण, बलात्कार, नाम छुपाकर शादी करना, गलत उसमें करना, सारी चीजों को हमने डिफाइन किया है किस तरीके से कहां कर क्या हो सकता है। इसमें आतंकवाद और देशद्रोह की जो बात हम कर रहे हैं, डेफिनेशन कि इसमें जो डेफिनेशन हम आतंकवाद और देशद्रोह की बात की, 124A, अगर राजद्रोह को हटाकर हम देशद्रोह की बात करते हैं। अब हम देश को सर्वोपरि कर रहे हैं, हम किसी राजा के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं है। इस देश में कोई राजा नहीं है। बिल्कुल, ये कांग्रेस जो दिन भर जो है लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या की बात करती है, और भरोसा किस पर करती है? राजद्रोह पर। राजद्रोह ने खत्म कर दिया गया। अब देश को सर्वोपरि हम लोगों ने माना है, और देश को सर्वोपरि मानते हुए इन तीनों कानूनों को सबके जनता के समक्ष ले आया गया है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा शिवम जी, तो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कितना अच्छा होता सब लोग रहते, तो अगर एक एमपी करीब 18 से 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है, और वो 18 से 25 लाख लोग इन कानूनों के दायरे में आएंगे, उनके प्रतिनिधियों के पास इतना स्वच्छ आचरण नहीं था कि अपने जनता के लिए जिसने चुनकर भेजा है, उनके लिए बिल पास हो रहा है और हम एक अनुशासनहीनता न करें और सदन में बने रहें। यहाँ लोगों ने कह कर कि हमको भी निलंबित किया जाए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, इस तरीके से बाहर गए हैं लोग, और ये लोग टाइमिंग पर क्या सवाल उठाएंगे? बिल्कुल ठीक है। सदन जब मिमिक्री का अड्डा बनेगा और जो चौधरी जो मोहब्बत की दुकान वाले हैं वो बनकर रह जाएंगे फोटोग्राफर, तो देश का कुछ नहीं ये लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने उस काम को करने का काम किया, और आज आने वाले दिनों में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल। अब यही सवाल एक और इसमें कोई प्रावधान जो खास तौर पर आए हैं, रमजान चौधरी जी आपसे भी ये सवाल मैं ले लूं, यहां पर आइडेंटिटी छिपाकर मैरिज करना, शादी करना, उसी के साथ साथ महिलाओं की हक की बात कही गई है। यहां पर मॉब लिंचिंग में अगर मृत्यु दंड तक का प्रावधान रखा गया है, तो ये तमाम जो कानून है ये किसके फायदे में है, किसके हित में है? आप इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है ये सब एक वेलकम स्टेप की तरीके से देखते हैं आप इसको? और मुस्लिम समाज के लिए भी, जो कि मॉब लिंचिंग का बार बार आरोप यहां पर लगाया जा रहा था, उस पर भी तो एक बिल अगर किसी ने लाया, अगर लॉ लाने की कोशिश की गई तो भाजपा की तरफ से आया। क्या ये आप जानते थे ऐसा कुछ होने वाला है? बोलिए। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। 124A जैसे कानून राजद्रोह के कानून है, ये कोई राजद्रोह नहीं है। और देशद्रोह, हमारे जो देशद्रोह करेगा वो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा जो है हमारे लिए अक्यूज्ड है। हम अगर राजद्रोह का कानून तो आजादी के तुरंत बाद हट जाना चाहिए था, इसका हम जैसे लोग तो शुरू से विरोध करते हैं। अगर बीजेपी ने ये सब किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मॉब लिंचिंग के ऊपर या कोई आइडेंटिफिकेशन छिपाकर बात आदि करता है या कुछ भी करता है, हालांकि पहले भी कानून है, अगर इस पर और सख्त कानून बनाने की बात की है, बिल आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, ये स्वागत योग्य है। अब कांग्रेस बीजेपी राजनीति करती है, राजनीति होती है और होती रहेगी, उससे हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं या देश की आवाम है, राजनीति का अपना फायदा उठाना या इधर उधर करना टाइम करेगा, लेकिन चीज होती है में इसके लिए, आम जन के लिए, तो हमें स्वागत करना चाहिए। मैं भी उसी तरह से स्वागत करता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आतंकवाद की जो डेफिनेशन दी गई है रमजान जी, क्योंकि कई तरीके के कृत्य किए गए थे लेकिन कोई डेफिनेशन वहां पर नहीं थी, अब एक डेफिनेशन इसकी आ गई है, तो क्या इसको आप स्वागत करते हैं कि अगर हथियार रखा गया, एक्सप्लोजिव्स रखे गए, वो तमाम उसकी परिभाषा आ गई? क्योंकि अगर कोई आतंकवादी बच के निकल जाता है तो ये तो एक तमाचे के तौर पर पूरे कानून व्यवस्था पर वो मार के चला जाता है कि भाई आप हमें डिफाइन ही नहीं कर पाए। आपको लगता है बहुत देरी हो चुकी है? आपने एक हाथ दे रहा है दुरुस्त आए, पर आए तो सही। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आतंकवादी या कोई किस तरह का देशद्रोही हथियार रखने की बिना पर अगर कोई कानून नहीं था मजबूत, उसकी बिना पर वो छूट जाता था, बच जाता था। क्योंकि आतंकवादी का ना तो कोई धर्म है, ना जात है, ना कोई इलाका है। आतंकवादी देशद्रोही है, उसको निपटने के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं और मजबूत परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, तो मैं उसका स्वागत करता हूं किसी भी तरीके से। ठीक है, विनय मिश्रा जी, आप पर यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात की गई, आपने कहा था कि भाई अगर सबके सामने ये बात रखी जाती, लेकिन जो बीते कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से वेल ऑफ द हाउस में पहुंच जाना, प्लैकार्ड्स को लेकर जाना, चेयर को डिफाई करना, ये तमाम आरोप कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी पार्टियों पर लगे हैं। ये आपसे सवाल था जो कि भाजपा के प्रवक्ता ने भी किया, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वेल ऑफ द हाउस में जा रही हैं, और उससे भी संगीन आरोप ये लगाए जा रहे थे, बुक्स फेंकना, माइक तोड़ना, प्लैकार्ड्स को लेके जाना, वेल ऑफ द हाउस में जाना, ये तमाम वो काम है जिसकी अनुमति कोई भी नहीं दे सकता। चेयर को डिफाई करना और हमें निलंबित कीजिए, ये तो आपके पास एक सुनहरा मौका था, उसका फायदा क्यों नहीं उठाया गया? आरोप यह है कि जनता का पैसा लगता है, संसद चलती है, कीमती समय है, उसके बीच में ये जो बिल पास हुए हैं, लेकिन मौका आपके पास था, कुछ ऐसा किया गया जिसमें निलंबन हुआ, कानून के प्रावधानों के अनुसार निलंबन हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मौका तो था, ऐसा तो नहीं था कि आपको मौका नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि संसद एक ऐसी जगह है जहां हमारे देश के जितने भी चुने हुए माननीय सांसद आते हैं, वो जनता की बात को रखने का काम करते हैं। लेकिन जब उसी संसद में उन माननीय सांसदों की सुरक्षा पर इतना गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए, और वो खतरा सिर्फ एक ऐसा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष का सांसद है और उसके दिए हुए पास के द्वारा ही दो ऐसे लोग जो संसद के अंदर घुस आते हैं, उनकी सुरक्षा में भंग करने का काम करते हैं। इस बारे में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं बोला है कि वो सांसद जवाब देंगे, बिल्कुल उनसे भी ये प्रश्न है। पार्टी का ही था, पहला। दूसरा, ये जो आज संसद में ये जो आज प्ले कार्ड और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि संसद में जो शांति भंग हो रही है, क्यों हो रही है? आखिर संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी? और मांग क्या थी? मांग ये थी कि भारत के गृह मंत्री आकर इस बारे में दो शब्द कहें, वो बताएं कि आखिर किस तरह से ये सुरक्षा में चूक हुई। लेकिन
इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री ने नहीं ली। वो टीवी पर डिबेट करते रहे, लेकिन इस मामले में संसद में बोलने से बचते रहे। और अब ये बात जो हो रही है कानून की, मैं बात करता हूं उस कानून की, जिन कानूनों की वजह से आज जो देश में जितनी भी अदालतें हैं, अदालतों में जो बोझ पड़ रहा है, उन कानूनों को क्यों नहीं खत्म किया गया? क्यों नहीं 323, 504, 506 जैसे कानूनों पर खत्म करने का प्रावधान किया गया? एक जुर्माना लगाकर अगर इन कानूनों को खत्म करते तो शायद 70% केस 323, 504, 506 जैसी धाराओं की वजह से जो अदालत पर बोझ बने हैं वो कम हो जाते। और अगर उन बोझ को कम कर देते तो उन केसों पर चर्चा करने की जरूरत पड़ती, जो केस वाकई में पीड़ित है उनको इंसाफ मिलता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, केवल नई पैकेज कर दिया गया। चीज तो वही है, नया पैकेज कर दिया। पर देखिए, आप बिल्कुल वो बात कह रहे हैं, पर वो राज के जो कानून थे उन्हीं में बदलाव किए गए थे। आप भी विनय जी ये जानते हैं, अंग्रेजों के जितने भी कानून थे वो हमको अपने राज के अंडर में रखना चाहते थे, उनके हित की बात थी। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी निटी गिटीज को समझते हैं। संदीप मिश्रा जी, आपसे अगर मैं समझूं, ये कह रहे हैं कि कुछ और ऐसे कानून है, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें अगर बदलाव कर लिया जाता तो वो बेहतर होता। ये तो पुराने माल को नए पैकेज में दे दिया, क्या कुछ ऐसा ही है या फिर ये सब गलत है? देखिए, बहुत सारी डिफिकल्टी डे टू डे कोर्ट की प्रोसीडिंग में फील की जा रही थी और उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। अभी एक सिंपल सा प्रोसीजर चल रहा है, अगर सारे लोग कोर्ट के कार्यवाही से परिचित होंगे, आप एक छोटी सी कंप्लेंट दे करके चले आइए या 200 में कंप्लेंट दे करके कोर्ट में चले आइए, उसके बाद कोर्ट के सम्मन चले जाते हैं एक्यूज को। अब एक्यूज को हर डेट पर जाना है कोर्ट के सामने, अपनी प्रेजेंस मार्क करानी है। कंप्लेनेंट आए चाहे ना आए, कंप्लेनेंट को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन मुकदमा जो है, जो एक्यूज है, उसके ऊपर चलता रहता था। लेकिन यहां पे नए कानून में व्यवस्था की गई कि अगर कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आता है नोटिस के बाद तो कंप्लेंट डिसमिस भी की जा सकती है। मतलब अदालत में एक तरह से जो पेंडेंसी चली आ रही थी वो अपने आप खत्म हो जाएगी अगर शिकायतकर्ता जो कंप्लेंट दाखिल करता है वो खुद कोर्ट में आने से इनकार करता है या जानबूझ करके नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। दूसरी बात, जजमेंट को लेकर के भी एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि 30 से 45 दिनों के अंदर अगर ट्रायल कंफर्म हो जाता है तो आपको जो है जजमेंट प्रोनाउंस करना है। तो एक तरह से कहें अकाउंटेबिलिटी जो है, बिल्कुल संदीप जी, इसी के साथ मैं अगर कुछ प्रश्न अपने ये जोड़ूं कि अगर केसेस कितने पेंडिंग है, 5 करोड़ का कोई आंकड़ा देता है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 5 लाख पोस्ट खाली हैं, फॉरेंसिक लैब्स की कमी है, लव जिहाद पर सजा, ये सब मामले तो हैं ही हैं, 29% जजेस ये कम है, बहुत कुछ कमियां यहाँ पर है, कोर्ट में जो मेंबर होने चाहिए वो कम है। तो इतना सब कुछ अगर कमी है, उसके बीच में ये बिल अगर आया है, लॉ अगर आया है, तो क्या उस कमी को भी साथ में पूरा किया जाना चाहिए? जो पुलिस जो कम है अगर उसको भी पूरा करना चाहिए, भर्ती को भी पूरा करना चाहिए, इन चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में बैठे हुए हैं और अगर न्यायाधीशगण भी इसको देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश खास करके जो सबसे बड़ा प्रदेश कभी हुआ करता था और आज भी है भी आबादी के मामले में, यहाँ पर क्योंकि न्यायपालिका का क्षेत्र कार्यपालिका का नहीं है और व्यवस्थापिका का नहीं है, और न्यायपालिका के क्षेत्र में जानबूझ करके संवैधानिक दायित्वों के नाते या बाध्यताओं के नाते कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दखल नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, आज अगर आप जाएं नोएडा की अदालत में, गाजियाबाद की अदालत में, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक एक कोर्ट में 500-500 मुकदमे, 600-600 मुकदमे एक दिन में लग रहे हैं। इस चीज को समझिएगा आप। अब आप किसी भी न्यायाधीश से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि 600 फाइलों को, 500 फाइलों को खुद देखेगा। ऐसे में क्या होता है, इन फाइलों को रीडर्स डेट लगाते हैं, रीडर्स ही पढ़ते हैं, और जो हम सुनते हैं कि तारीख पे तारीख हो रहा है, यह तारीख पे तारीख दरअसल न्यायाधीश तक फाइल जाती ही नहीं है। न्यायाधीश तक फाइलें जो पहुंचती हैं, 500 में से 50 फाइलें या 60 फाइलें पहुंचती हैं जो कि मिसलेनियस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को भी केवल संसद या ये कहें कि प्रधान कार्यपालिका के क्षेत्र से ही नहीं, हमारी न्यायपालिका को भी आगे बढ़ करके इन तीनों कानूनों को साथ में लेकर के कुछ न कुछ गाइडलाइन इशू करने पड़ेंगे, तब जाकर के ही हम सही जो है इसका लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है अश्विनी शाही जी, इसको धरातल पर लाने के लिए बिल अच्छे हैं, लॉज अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको उसको इंप्लीमेंट जब करना है, केसेस को जल्दी खत्म करना है, एफआईआर से लेकर तमाम केस के क्लोजर तक अगर बात की जाए, चार्जशीट की बात की जाए,
जो तमाम इसमें जितने भी कुछ आता है, लेकिन आपको जो मैन पावर चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी क्या सरकार कुछ कर रही है? देखिए, हर तरफ से जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट में देखिए, संदीप जी को ये पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम माननीय जजों की नियुक्ति की गई है। सारे हाई कोर्ट में जो पद खाली थे वो नियुक्ति की जा रही है, लोअर कोर्ट में नियुक्ति की जा रही है, पुलिस विभाग में नियुक्तियां जारी हैं। तो हर उस पर और धीरे धीरे एक दूसरे को वो करते हुए कि कहीं किसी से, जैसे मुकदमे 5.5 करोड़ 5 करोड़ जैसा आपने बताया कि लंबित हैं, अब एक पुलिस के भी प्रावधान में रखा गया है कि कई चीजों में लगभग 90 दिन तक पुलिस जो है जांच करके अपने पास वो मुकदमे को रख सकती है, और हो सकता है कहीं समझौता हो जाए, हो सकता है कि कोई जमानत यहाँ से कमिश्नरेट प्रणाली में देना पड़े, तो 90 दिन तक पुलिस के पास भी रहने का एक प्रावधान रखा गया है। तो बहुत सी चीजों की, बहुत सूक्ष्म चीजों की का ध्यान रखा गया है कि जो विसंगति पहले चली आ रही थी, जैसे हथकड़ी लगाने का प्रावधान था, उस पर भी देखा गया है। बहुत सी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखा गया है, न कि कोई नया कलेवर पुरानी चीज को दिया गया है। हमारे मित्र ने कहा अभी कि 2 व्यक्ति कूद गए और वहां पर इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इस पर भी जवाब देना, चूंकि वो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, इसलिए मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं शिवम जी, कि देखिए ये घटना हुई, सदन में हुई। सदन एक न्याय का मतलब वो संविधान का मंदिर है, जो पूरे देश का जो है विधायिका, उसमें सर्वोच्च विधायिका है राज्यसभा और लोकसभा, वहां पर 2 व्यक्ति कूदते हैं तो सरकार, कंसोर्टियम होता है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने उसको गंभीरता से लेते हुए यूएपीए में उस मुकदमे को दर्ज कराया और जांच चल रही है, चाहे जिसने भी पास दिया हो, चाहे जो कूदा हो, या उसके परिवार का, उसका सहयोगी। कर्नाटका में गिरफ्तारी हो रही है, कहां हो रही है, सभी जांच चालू है, सब कुछ ठीक है। लोकसभा में कंसोर्टियम होने के नाते माननीय लोकसभा स्पीकर ने उस पर बयान दिया, उसके बाद लोकसभा में उपनेता माननीय राजनाथ जी ने बयान दिया। अब ये लोग जुटे हुए हैं कि नहीं, गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें। अब मैं अपने मित्र विनय जी को बताना चाहता हूं कि एक 5 मई 1994 और 24 अगस्त 1994 को तो एक प्रेमपाल सम्राट और एक मनमोहन पाठक नाम का आदमी 2 दिनों में कूद गए लोग, उसी सदन में जो हमारी पुरानी संसद थी। उस समय भी वही अध्यक्ष जी ने एक प्रभाव का प्रयोग किया, न किसी गृह मंत्री का जवाब आया, न किसी प्रधानमंत्री का जवाब आया, न कोई हो हल्ला हुआ। हम तो यूएपीए में जांच कर रहे हैं, उन अपराधियों को तो छोड़ दिया गया। ठीक है, और उस समय के संसदीय कार्य मंत्री मुकुल वासनिक जी ने कहा कि इन्होंने माफी मांग ली, इनको छोड़ देना चाहिए। अब बताइए क्या अंतर है उसमें और इसमें? और ये लोग, इतने लोग निकल के हमको सस्पेंड कर दीजिए, और इतना हो हल्ला मचा दिया, इतना हो हल्ला मचा दिया कि जैसे पीछे इन लोगों ने कोई अपराध ही न किया हो। तो ये है कांग्रेस की संस्कृति। आज हम जांच कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी हम ध्यान देते हैं, और जो अपराधी है उसको यूएपीए से लेकर, और जो भी होगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हम करेंगे। हम ये कहकर नहीं छोड़ने जा रहे हैं कि वो बड़े माफी मांग लिए, मासूम थे, क्योंकि इन आतंकवादियों का सहयोग इन कांग्रेसियों ने किया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी बताया उसको। ठीक है, ठीक है विनय जी, बिल्कुल जी, आपकी बात का जवाब ना, मैं वही तो कह रहा हूं। आप सुनना नहीं चाहते, या समझदानी आपकी घर पे छोड़ के आए हैं। आपने जो आपके सांसदों ने प्रेमपाल सम्राट का पास बनाया था और मनमोहन पाठक का बताया था, उनका क्या किया आपने? ठीक है, बिल्कुल बताइए। विनय जी बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से जायज है। हम वही कह रहे हैं कि भाई दोनों पर उंगली यहाँ पर उठती है। कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, पास देने से लेकर अब तक की पूरी जो जांच की प्रक्रिया पर विनय जी, ये भी तो कुछ चीजें सेक्रेटेरिएट के अंडर वो आता है, सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर वो आता है, जब तक उसमें जांच हो नहीं जाती उससे पहले बयान कैसे दे दिया जाए, ये भी तो एक दलील दी जा रही है। दूसरा विनय जी, ये भी एक बात सामने आ रही है, ललित झा को कई पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, जहां पर टीएमसी का नाम मुख्य तौर पर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि युवा मोर्चा का रैंक एंड फाइल वो था। शुभेंदु अधिकारी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई टीएमसी के दिनों में वो, उनको मैं जानता हूं, वो टीएमसी का व्यक्ति है, और उसके साथ 13 दिसंबर का चुनाव करना और उसी के साथ संसद में कूदना, ये तमाम बातें, आपको नहीं लगता क्या भाजपा को इससे क्या फायदा हो जाता? अगर भाजपा को कराना था, क्या 13 दिसंबर का ही चुनाव किया जाता? देखिए, भाजपा को क्या हो जाता है, भाजपा क्या करते हैं, इसकी कोई बात नहीं हो रही। बात इसकी है, ये पास कहां से मिले? क्या टीएमसी के सांसद ने पास दिए थे? ठीक है,
ठीक है, सवाल बनता है। एजेंसियां उस पर जांच कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल, एजेंसियां उस पर जांच कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि ये मुद्दा जो है, अगर खतरा जान को था तो वो तमाम सांसदों को था, लेकिन विषय को यहां पर लंबा अगर हम यहां पर खींचेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। विनय जी, देशद्रोह के कानून पर अगर वापस आए और ये सब जो कानूनों पे वापस आए, तो क्या अब आप सहमत हैं? आप इनको पुराने पैकेज में, नए पैकेज में बोल दिया पुराना माल, ठीक है, यहां पर उनका नेटवर्क में इशू आ रहा है। संदीप जी, एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि संसद के समय का जो इस्तेमाल है उस पर यहां पर लोगों के द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि मौका था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कितना घाटा ऐसे हो जाता है, कितने बिल्स, कितने लॉज ऐसे पास हो सकते थे जिसकी हानि हो गई? संदीप जी। देखिए, संसद और सांसद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप सांसद बने हैं तो संसद की चहारदीवारी के बाहर बैठने के लिए नहीं है। आपको आपके क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा है कि आप उनके सवाल को उठाएं और जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उस पर अपनी राय संसद के अंदर साझा करें। लेकिन क्या है कि आपको तो एक बीमारी लग गई है, आप अंदर बैठना ही नहीं चाहते जो है। बिल्कुल, एक कहते हैं ना, उदंड बालकों की स्थिति जो होती है क्लासरूम में, उस तरह से व्यवहार शुरू हो गया है। आप देखिए, जो उपद्रव हुआ, एक तरह से कहें जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई, ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि युवा सांसद हैं, 26 साल की उम्र के हैं, पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव है, मैं इसको यहीं पे बहस को बीच में रोक रहा हूं, इस चर्चा को बीच में रोक रहा हूं, सही कहूं तो। संदीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विनी शाही जी आपका धन्यवाद, विनय मिश्रा जी आपका धन्यवाद, रमजान चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा का विषय तो है ही, और लेकिन अंग्रेजों के काले कानूनों को अब हटा दिया गया है, एक प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकसभा में ये बिल जो है पास हो चुके हैं, जो कि कानून है, महत्वपूर्ण कानून है, पास हो चुके हैं। क्या राज अब खत्म हो रहा है? और इनको पहले क्यों नहीं हटा लिया गया जब मौका पिछली सरकार के पास भी था? मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।